ओके, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल पांडे है, शोधार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग। आपका स्वागत है रिच आइडिया के इस शानदार मंच पर। हमने कल यूपीपीएसएस के सीसेट पेपर पे हिंदी के जो कुछ पेपर आता है उसमें हिंदी के जो डिसाइडिंग है उस पर मैंने पहला टॉपिक वर्णमाला आपको पढ़ाया था। और आज में समय बहुत कम है क्योंकि आप रिवीजन के दौर से गुजर रहे होंगे, तो अब ये निर्णय है कि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जल्द से जल्द तो जितना जल्दी हो सकता है, कल मैंने वर्णमाला पढ़ाई, कुछ और चीज़ें बताते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इस हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा दूं, जिससे कि आपको कम से कम 10 से 15 सवालों तक आप पहुंच जाएं अच्छे से। क्योंकि रीज़न क्या है कि फिलहाल समय उसके लिए पूरा देना पड़ता, लेकिन संस्थान में कुछ ने बहुत पहले से ही प्रयास शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसी व्यवधान थे, इस कारण से नहीं शुरू हो पाया। लेकिन जो नए बच्चे हैं जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए ये वीडियो बहुत और सार्थक होगा। लेकिन जो 14 मई को एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये और अच्छा होगा, क्योंकि क्विक तैयारी करने के लिए, रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आइए हम जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल आएगा, उस पर हम कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमने कल बात किया था, वर्णमाला मैंने आपको पढ़ाई थी। वर्णमाला में के बाद अब हम चीजें, मैंने ये भी बताया था वर्णमाला में 52 अक्षर पूरा डिस्कस करके मैंने चीजें बता दी थी। अब हम आपको अल्पप्राण और महाप्राण पढ़ाएंगे। ठीक है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, घोष क्या है, अघोष क्या है, यहां से सवाल एक में एक सवाल आ ही जाता है। ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा आपसे कर लेते हैं, जिससे आपको यहां से सवाल कभी गलत ना होने पाए। तो अल्पप्राण किसे कहते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण शुरू करते हैं। अल्पप्राण कहते किसे हैं, तो अल्पप्राण जो है जिसमें हमारी वायु, जब हम कोई शब्द बोले जिससे कि हमारी वायु जो है बहुत सीमित मात्रा में निकले, बहुत धीमी मात्रा में वायु निकले, उसे अल्प प्राण माने वायु होता है। अल्प माने छोटा, अल्प माने थोड़ा, और प्राण माने वायु। जब हम कोई वाक्य या शब्द बोलते हैं जिससे कि हमारे मुंह से थोड़ी सी ध्वनि निकलती है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक, अब अल्प प्राण वो पूछता अक्सर कहता है कि अल्प प्राण कहते किसे हैं। अल्प प्राण, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है, तो ये अल्प प्राण जो है ना, ये अल्प प्राण व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन है। और इसमें हमें कैसे पहचाने कि ये अल्प प्राण है, ये तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कल बताया था कि जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, जो व्यंजन की ये पा वर्ग तक है, इसमें से पहला, तीसरा और पांचवा, अर्थात क्या क्या होगा, जैसे कि हम का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा, ये होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। अब आप यदि ये दिमाग में रख लें कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, तो आप कोई भी प्रश्न आएगा तो आप इसको हल करने की स्थिति पर आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सरल है, आप बस दिमाग में रखना है। इसके लिए एक कोड मैंने बनाया है 135। अल्प प्राण वाले 135 नंबर की बस पकड़ते हैं। अल्प प्राण के लोग, छोटे वायु के लोग बेचारे 135 नंबर की बस पकड़ करके यात्रा करते हैं। ये दिमाग में रख लीजिए। तो 135 का मतलब पहला, तीसरा और पांचवा हो गया। ठीक है, अब अल्प प्राण ध्वनियां मैंने कल भी 1 2 3 चीजें और बताई थी कि डा और ढा, मैंने कल बताया था ना आपको, डा और ढा भी, ये क्या बताया था मैंने,
ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं और इनको भी हम अल्प प्राण कहते हैं। ये भी अल्प प्राण में आती हैं। मैंने कल बताया भी था, आपको याद होगा कि ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं और ये अल्प प्राण ध्वनि है। ये डा और ढा भी अल्प प्राण ध्वनि है। तो याद रखिएगा, एक तो 1 3 5 तो है ही है, और डा और ढा भी अल्प प्राण ध्वनि है। देखिए, आप अभी तक पढ़ते रहे होंगे कि पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर ही जो अल्प प्राण है। अब बिल्कुल सही है, लेकिन हमने कल भी बताया था और आज फिर इसी के पढ़ाते हुए समय इस संदर्भ पे इस चीज को द्योतित कर रहा हूं कि डा और ढा भी अल्प प्राण ध्वनि है। अब यूपीपीसीएस थोड़ा सा इधर चीजें बहुत परिवर्तित कर रहा है। यदि वो स्मार्ट बन करके पेपर को सेट करता है तो वो अल्प प्राण में इनको न पूछ करके इनमें से कोई एक दे देगा कि इनमें से कौन अल्प प्राण है, कौन सा अल्प प्राण नहीं है। तो याद रखिएगा, डा और ढा भी अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आइए महाप्राण। महाप्राण, अब देखिए, महा माने होता है महान, बड़ा। ठीक है, हाँ, अल्प प्राण जो ध्वनियां हैं भैया, लाइव कुछ उसी में हो। हेलो, हाँ, चलेगा क्या? मैं क्लास में हूँ भैया, क्लास में। क्लास ले रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो ये महाप्राण ध्वनियां किसे कहेंगे? अर्थात जिनके उच्चारण करने से हमें अत्यधिक वायु हमारे मुंह से निकलती है, श्वास निकलती है, हम उसे ही महाप्राण ध्वनि कहते हैं। महा माने ज्यादा, मान लीजिए, प्राण माने वायु, अर्थात जिस वाक्य को बोलते समय या शब्दों को बोलते समय हमारी ध्वनि ज्यादा निकलती है, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, अब अल्प प्राण पहचानेंगे कैसे? तो प्रत्येक वर्ग का, वही मैंने आपको कहा ना, का से लेकर के पा वर्ग तक, का से पा वर्ग तक मैंने अल्प प्राण में बताया था, पहला, तीसरा, पांचवा। लेकिन महाप्राण में का से पा वर्ग बीच में दूसरा और चौथा, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, तो इसमें दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा अल्प प्राण, महाप्राण होता है। सॉरी, महान लोग जो होते हैं वो 24 नंबर, उनके पास डिग्निटी ज्यादा होती है और वो 24 कैरेट के होते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि महान प्राण के लोग 24 कैरेट के बराबर होते हैं, 24 कैरेट सोने के बराबर होते हैं। ठीक है, और अल्प प्राण के लोग 135 नंबर की बस पकड़ के चलते हैं। ये आपको तैयार करने में बहुत राहत देगा और आपको परीक्षा में पहचानने में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप इस सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, अब आप, क्योंकि यूपीपीसीएस के सीसैट का पेपर हल करते समय की बहुत कीमत है। परीक्षा में, परीक्षा हॉल में बैठकर समय को यदि हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, समय को बचा लेते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड भी यदि हम बचाते हैं किसी क्वेश्चन पे, तो वो आपके उस क्वेश्चन के लिए बहुत लाभप्रद होगा जिस क्वेश्चन पे आपको 2 ऑप्शन पे या 3 ऑप्शन पर आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं परीक्षा हॉल में। वहां पर वो आपको उस क्वेश्चन को एलिमिनेशन विधि से निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो ये आपने इसको पढ़ लिया। अल्प महाप्राण, मैंने आपको क्या बताया कि महाप्राण ध्वनियां दूसरा और चौथी होती हैं। और एक और ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें ये 2 4 तो होती ही हैं, समस्त ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी, जैसे उसमें मैंने आपको क्या बताया था, डा और ढा भी अल्प प्राण ध्वनियां हैं, उसी तरह जो समस्त ऊष्म व्यंजन है यह भी महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण व्यंजन है। अब ये तो आपको पता ही होगा, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? क्या है ये? तालव्य सा, ये मूर्धन्य सा, और ये दंत सा।
और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन हैं और ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण है। ऊष्म, ऊष्म माने क्या होता है? गर्मी। ऊष्म में खूब हवा तेज चलती है तब गर्मी पड़ती है, और महाप्राण में क्या है? जो ज्यादा से ज्यादा वायु निकलती है उसी को हम महाप्राण कहते हैं। अर्थात इसमें भी ऊष्मा ऊष्मा ज्यादा निकलती है, इस कारण से यह ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, अब आपको मैंने दो चीज बता दी, अल्प्राण, महाप्राण। महाप्राण को मैंने बताया, अल्प्राण में मैंने 135 नंबर बताया, डा और ढा बताया, और आपको महाप्राण में मैंने बताया कि दूसरा और चौथा वो 24 कैरेट के लोग हैं, 24 कैरेट का शुद्ध सोना माना जाता है, 24 महान लोग 24 कैरेट के होते हैं, और उसमें ऊष्म व्यंजन भी आपके महाप्राण कहलाते हैं। आप सवाल इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद घोष और अघोष पढ़ेंगे। घोष, ठीक है। घोष किसे कहते हैं? देखिए, घोष नहीं कहते, उद्घोष हो रहा है। उद्घोष का मतलब होता है कि बहुत तेज आवाज, नाद हो रहा है, बहुत तेज आवाज निकल रही है तो नाद होता है, घोष होता है, घोष हो गया, उसकी घोषणा हो गई, उसी से घोष से ही घोषणा बना है, और घोष का ही मतलब नाद से है, तेजी से, आवाज से है, ठीक है। और तो इस वे घोष जिनके ऐसी झंकती ने अघोष, ठीक है, जहां पर वह घोष नहीं होता उसे अघोष कहते हैं। मतलब जहां पर बहुत तेज आवाज से नाद होता है वहां पर घोष होता है, और जहां से ये बहुत तेज आवाज नहीं होती, बहुत शांति होती है, धीमी आवाज होती है, या उतनी तेज आवाज नहीं होती, उसी को अघोष कहते हैं, ठीक है, उसी को अघोष कहते हैं। अब इसको ये प्रश्न होगा कि इनको पहचाने कैसे? वैसे मैंने आपको का से पा वर्ग तक बताया था, का से पा वर्ग तक में अब आपको पहचानना है तो ये घोष होगा तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा और चौथा और पांचवा घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष हो रहा है अर्थात 3, 4, 5, 345 नंबर ऐसा है जहां पर घोष हो रहा है, ज्यादा संख्या है, तेजी से आवाज आ रही 345 की, वहां पर घोष हो रही, 345 लोगों की आवाज तेजी से गूंज रही है, अर्थात वह घोष हो गया। लेकिन अघोष पहचानना है तो ये, अच्छा 700, सॉरी, इसके साथ साथ घोष में हमें स्वर, कुछ वर्ण भी और हैं, स्वर वर्ण भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे ये तो याद कर लीजिए 345 घोष है, साथ में या, रा, ला, वा और हा, ठीक है। या, रा, ला और या, रा, ला, वा और हा भी, और हा भी ठीक है, यारा, लावा और हा भी घोष है, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि घोष 345 तो है ही है संख्या, साथ में या, रा, ला और वा भी, या, रा, ला, वा और हा भी घोष है, ठीक है। यदि, क्योंकि या, रा, ला, वा, हा भी एक घोष संख्या मानी गई है, अतः ये प्रश्न पूछ सकता है यूपी लोक सेवा आयोग, एक तो इससे ना पूछ करके का वर्ग पा वर्ग से सीधे यहीं से सवाल पुटअप कर दे कि इनमें से या, रा, ला, वा, हा में कौन घोष है, कौन घोष नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये 345 तो आपको याद ही रखना है, ठीक है, कि इसमें का वर्ग का तो तीसरा, या पा वर्ग का तीसरा, का वर्ग का चौथा, का वर्ग का पांचवा, ये घोष कहलाते हैं। अब अघोष किसे कहेंगे? देखिए, अघोष का मतलब जिसमें नाद ना हो, बहुत तेज आवाज ना हो, ये बेचारे 12 नंबर का है, संख्या कम है तो ये 12 नंबर है। 12 में अघोष है क्योंकि आवाज धीमी निकल रही है, बहुत नाद नहीं है, और घोष में आवाज बहुत ज्यादा है, नाद है, तो एक 345 है,
और इसमें घोष आवाज कम है, तो ये 12 नंबर का है। ठीक है, अब आप कहेंगे इसको कैसे पहचाने, तो याद रख लीजिए, जैसे टा वर्ग में खा हो जाएगा और का हो जाएगा, खा हो जाएगा। चा वर्ग में चा हो जाएगा, छा हो जाएगा। टा ठा, ठीक, और ता था। इसी तरह पा और फा, ये आपका अघोष का मतलब एक पहला दूसरा, पहला दूसरा, और साथ में जो अघोष है वो ये आपका दंत तालब्य सा, फिर ये मूर्धन्य सा और ये दंत सा, ये भी अघोष है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इनकी कुल संख्या ये भी पूछ सकता है, इनकी कुल संख्या कितनी है, 13 है। ये भी पूछा है एक बार प्रश्न में कि अघोष कुल कितने प्रकार के हैं, कुल कितनी उनकी संख्या है, तो 13 है। कौन कौन, तो याद रखिएगा, पहला और 12 नंबर का पहचानने के लिए 12, पहला और दूसरा, का खा चा छा टा ठा डा, ठीक है, टा ठा ता था पा फा, ये आपका अघोष कहलाएगा। साथ में क्या कहेगा, साथ में कहेगा कि आपको मूर्धन्य सा, तालब्य सा और दंत सा, तालब्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, ये तीनों सा जो हैं ये भी अघोष कहलाते हैं। इसलिए तैयारी करते समय दिमाग में रखने की जरूरत है कि इन तीनों को भी याद रखें, क्योंकि स्मार्ट यदि हो गया, वो थोड़ी सी क्विक मतलब क्वेश्चन घुमा दिया तो सवाल यहां से पूछ लेगा। अर्थात मैंने आपको 4 चीजें बताई। एक मैंने बताया अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है, और महाप्राण के बाद फिर मैंने आपको घोष बताया और अघोष बताया। अब आप इन चारों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इससे आपको 1 सवाल या 2 सवाल का आना निश्चित है। ठीक है, कल जो मैंने आपको बताया था उससे भी 1 या 2 सवाल आना निश्चित है। अर्थात मैंने आपको 4 या 5 नंबर तक का आज कल में सवाल बता दिया, यहां से सवाल आना निश्चित है। ठीक है, अब इसके बाद हम उस टॉपिक को लेते हैं जिसमें से मुझे लगता है कि ये चीजें आपको परीक्षा में बहुत पूछ सकता है। तो हम क्रियाएं पढ़ लें, क्रियाओं से भी सवाल बहुत पूछता ही है और आता भी है क्रियाओं से, क्योंकि उनको ये छोटा सा एक टॉपिक है क्रिया। क्रिया में सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया पढ़ लेते हैं। क्रिया से सवाल बहुत पूछता है और वो क्रिया से सवालों का एक निश्चित क्रम है। क्रिया से सवाल जरूर आता है। मैं आज क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा करके मेन चीजें आपको बता दूं, जल्दी से आपकी चीजें मैं कवर करा दूं। मेरा टारगेट है कल या परसों तक में आपका मैं सीसेट की आई हुई संपूर्ण हिंदी को खत्म कर दूं। एक जल्दी यदि आप क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा, बाकी उन लोगों के बच्चों के लिए भी होगा जो बच्चे परीक्षा आइडिया की इस मंच पर मेरी क्लास राहुल पांडे की क्लास पे यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब देखिए, क्रिया को आप सब जानते हैं कि जहां कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी काम को करना या होना क्रिया कहलाता है, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, चलना आदि। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। देखिए, एक चीज याद रखिए, प्रेरणार्थक क्रिया भी सवाल पूछा है उसने, जहां पर या मैं थोड़ा सा लिखवाने पे थोड़ा कम फोकस करूंगा क्योंकि जल्दी बता दूं तो आपको याद रहेगा। मेरा वीडियो आप कई बार सुन लेंगे तो चीजें आपको बहुत फायदा करेगा। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया वो है जहां पर कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करता है,
किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर, प्रेरणा देता है। नहीं कहते वो स्वयं कार्य न करके दूसरे को प्रेरणा दे रहा, प्रेरित कर रहा है, कह रहे भाई तुम काम करो, तो उसे प्रेरणार्थ, प्रेरणा ही, प्रेरणा कोई प्रेरणा ही देता है ना, किसी को हमको कोई रास्ता बताता है, कोई हमको काम स्वयं न करके हमें बताता है कि इसको ऐसे काम करना चाहिए। जैसे मोहन मुझसे किताब लिखाता है, मोहन मुझसे किताब लिखाता है, मोहन मुझसे किताब लिखाता है। ठीक है, अब मोहन मुझसे किताब लिखाता है, मोहन मुझसे किताब लिखाता है, इसमें मोहन जो है किताब न लिखकर दूसरे व्यक्ति को लिखने की प्रेरणा देता है। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, अर्थात मोहन तो लिख नहीं रहा है, वो किससे लिखवा रहा है? मुझसे, अर्थात ये प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, ये प्रेरणार्थक क्रिया है जो स्वयं काम न करके दूसरे के द्वारा किया जाए। ऐसे कुछ स्टेटमेंट देगा लोग सुसाइड के पेपर में और पूछेगा इसमें कौन सी क्रिया है, उसमें ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया भी होगी। तो जहां कर्ता इसमें मोहन है, मोहन कोई काम न करके स्वयं दूसरे से कार्य करा रहा है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, अर्थात मोहन स्वयं नहीं लिखकर मुझसे लिखवा रहा है। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत सवाल बनता है, पूछ भी सकता है, यहां तक तो आप कहीं किसी भी कोचिंग में मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए कि जो प्रेरणार्थक क्रिया है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं के आगे मैं सकर्मक कर्मक पढ़ाऊंगा, बताने जा रहा हूं उसके बाद। तो जान लीजिए ये प्रश्न बन सकता है कि प्रेरणार्थक क्रिया किन से बनती है, तो उसमें दे देगा केवल सकर्मक क्रिया से बनती है, केवल अकर्मक क्रिया से बनती है, या दोनों से बनती है। तो ध्यान रखिए प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रचना की दृष्टि क्रिया के भेद। अब हम इसमें रचना की दृष्टि क्रिया का भेद पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया हमको पढ़ना है। ठीक, अब हम एक और क्रिया है द्विकर्मक क्रिया भी लोग कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया, इसको भी देख लीजिए, सवाल पूछ सकता है। ये जान लीजिए ये रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, क्रिया के भेद है। ये रचना की दृष्टि से तीन भेद होते हैं। तीसरा द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पहली क्रिया सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया और तीसरा द्विकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, ये तीन क्रिया रचना की दृष्टि होती है। सवाल यहीं से बनता है कि सकर्मक क्रिया कहां से क्या होती है, अकर्मक क्रिया कैसे हम पहचाने, और फिर उस क्रिया को हम कैसे हल करें। सवाल आता है कि इसमें कौन सकर्मक क्रिया है, कौन अकर्मक क्रिया है, कौन द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा लिखवाने पे नहीं, क्योंकि मेरे वीडियो आप सुन ही लेंगे। देखिए, जहां तक सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जैसे सकर्मक क्रिया का मतलब यह होता है कि जिस क्रिया के व्यापार का संचालन, जैसे कोई क्रिया कर रहा है कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर कर्म पर पड़े। अर्थात कोई क्रिया हो रही है जिसमें कर्ता क्रिया कर रहा है, उसका प्रभाव क्रिया का, जो काम कर रहा है कर्ता, वो दूसरे व्यक्ति पड़े, अर्थात कर्म पड़े, उसका नाम ही सकर्मक हो जाएगा। अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर जहां पड़ता है या दूसरे व्यक्ति पे पड़ता है या दूसरे व्यक्ति पड़ता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब आप कहेंगे कि इसको कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान रखिएगा, जैसे श्याम आम खाता है, श्याम आम खाता है, यह प्रश्न आ जाएगा।
ठीक है। श्याम के खाने का फल किस पे पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। यहां श्याम के खाने का फल आम पर, अर्थात आम, इसमें श्याम करता है, खाना क्रिया है, कर्म क्या है? आम। तो श्याम का फल किस पे पड़ रहा है? मतलब श्याम जो क्रिया कर रहा है खाने की, वो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? आम। अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगी, अर्थात कर्ता का प्रभाव क्रिया पर न पड़ करके कर्म पर पड़ रहा है, वहां पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। अब आप कहेंगे इसको पहचाने कैसे? कभी कभी सवाल बहुत टेढ़ा जाता है। तो देखिए, यहां सकर्मक, यहां खाना जो है ना, वो सकर्मक क्रिया है। ये क्योंकि क्रिया का, कर्ता का प्रभाव क्रिया पे न पड़ के कर्म पर पड़ रहा है। अब इसको पहचाने कैसे? अब इसमें यदि मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जैसा प्रश्न आपका यही आ जाए, श्याम आम खाता है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी क्रिया है, इसमें सकर्मक है क्या, कर्मक है, द्विकर्मक है, तो आप इसमें एक काम कर लीजिए। आप जो है श्याम क्या अथवा कौन, क्या अथवा कौन, आप प्रश्न करिए। ट्रिक है ये कि आप श्याम के बाद क्या लगा दीजिए, अथवा कौन लगा दीजिए। जैसे श्याम क्या खाता है? आम खाता है। आपने इसको आंसर पकड़ लिया। तो क्या अथवा, कभी कभी क्या से नहीं निकले तो कौन लगा दीजिए, जो उत्तर आएगा श्याम से, श्याम के बाद श्याम क्या खाता है? आम खाता है। तो यहां पर क्या लगा देने से जो उत्तर मिल जा रहा है हमें, तो ये अर्थात पहचानने के लिए क्या और कौन, आप सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए ट्रिक है कि आप, जल्दी आपको कोई नहीं बताएगा, यदि आप कर्ता के बाद क्या अथवा कौन लगा करके प्रश्न को खोजते हैं, प्रश्न करते हैं, जैसा श्याम क्या खाता है, प्रश्न ही तो कर रहे हैं, जो आप प्रश्न करेंगे उससे जो उत्तर मिलेगा उससे पता चलेगा कि वो हमें कर्म प्राप्त हो रहा है। अर्थात क्या और कौन लगा देंगे तो हमें सकर्मक क्रिया का पता चल जाएगा। ठीक है, सकर्मक क्रिया खत्म। अब आइए अकर्मक क्रिया। अब देखिए, जैसे अकर्मक क्रिया का जहां तक सवाल है, जैसे कि हमने अभी तक बताया कि कोई भी कार्य किया जाए और उसका फल कर्म पर पड़ता है, तो वो सकर्मक क्रिया हो गई। क्या और वह कौन और क्या, क्या और कौन लगा देंगे तो हमें पता भी चल जाता है कि कौन है, हमें कि कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, हमें कर्म का पता चल जाता है। लेकिन जो अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई यदि कार्य होता है या व्यापार जो भी कार्य हो रहा है उसका फल कर्ता पर हो, अब वो अकर्मक क्रिया है। मतलब इसमें जो कोई कार्य जब हो रहा है तो पहले किसमें, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा तो सकर्मक हो गई, लेकिन जिस कार्य का प्रभाव कर्ता पे ही स्वयं पड़ जाए, मतलब कर्ता पे ही कोई काम प्रभाव पड़ जाए तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम सोता है, श्याम सोता है, ठीक है, श्याम सोता है। श्याम यहां क्या है, करता है, सोना क्रिया है, ठीक है, इसलिए सोना क्रिया होने का अकर्मक आता है। ये श्याम यहां पर इसमें श्याम के जो सोने का काम कर रहा है उसका किस पे प्रभाव पड़ रहा है, श्यामे पे पड़ रहा है, स्वयं ही तो सोएगा, उस क्रिया का प्रभाव श्याम पर पड़ रहा है सोने का, तो अर्थात यहां पर अकर्मक क्रिया। अब आप कहेंगे इसको कैसे पहचाने? जैसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया के पहचान के लिए मैंने आपको क्या किसे प्रश्न बताया था, अब इसी तरह इसको हम अकर्मक क्रिया कैसे पहचाने, तो इसके लिए क्या, किसे और किसको कर देते हैं, क्या और कोई उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक हो जाएगी, और यदि नहीं मिलता, यदि हमने बताया क्या कौन, मैंने आपको बताया था, उससे लगा देने से हमें कोई चीज मिल जाती है तो वो कर्म हो जाता है, ठीक है ना, वो कर्म हो जाता है। और अब जिसमें हमें श्याम के बाद क्या और कौन लगाएं और कुछ न मिले, कोई हमें जानकारी नहीं हो पा रही, उत्तर नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम वहां पर
अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, जैसे श्याम क्या सोता है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, संतुलित होते तो अशुद्ध हो गया वाक्य। राम किसे सोता है, ये भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा। किसको सोता है, ये भी नहीं उत्तर मिल रहा है। जब कोई उत्तर नहीं मिल रहा है अर्थात उसका प्रभाव श्याम पर ही पड़ रहा है, हमें कोई और उत्तर नहीं मिल रहा है क्या और किसको कौन लगा देने पर, तो फिर वह क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी, वह सॉरी अकर्मक हो जाएगी। ठीक है, वहां पर यदि कोई उत्तर नहीं मिलता क्या और किसको लगा देने पर, तो वहां पर हमको फिर जब कोई उत्तर नहीं मिल रहा है तो फिर वो अकर्मक हो जाएगी। जहां उत्तर मिल जाए वो सकर्मक कहलाएगी, जिसको क्या कौन और किसको लगा देने पर हमें पता चल जाता है। अब सकर्मक और अकर्मक आप क्रिया को पहचानने की विधि आप समझ गए होंगे। ये बहुत ही सरल, बहुत ही संक्षिप्त है और मैंने आपको बहुत ट्रिक से बताई, जिससे कि आपको वहां परीक्षा हॉल में समझने में और हल करने में बहुत सहूलियत मिल जाए। ठीक है, आप बार बार इस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि समय अभाव है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन यदि आप किसी भी टाइम आप समय निकाल करके मेरे वीडियो को 5-6 बार 7-8 बार, बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, 5-6-7-7 बार 8-10 बार सुन लेंगे तो ये चीजें आपके मानस पटल पर अंकित हो जाएंगी और परीक्षा हॉल में आपको हल करने पे बहुत सहूलियत होगी। ठीक है, अब एक प्रश्न ये आएगा कि द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जहां पर द्विकर्मक, जहां पर दो कर्म हों, ये याद रखिएगा, जहां पर दो कर्म होंगे वहां पर द्विकर्मक होंगे। द्विकर्मक नाम ही है, दो कर्म हो जहां पर द्विकर्मक होंगे। जैसे विपुल ने विपिन को पुस्तक दी, विपुल ने विपिन को पुस्तक दी। ठीक है, इसमें दो कर्म है, विपिन, इसमें दो कर्म है, एक तो विपिन है और एक पुस्तक है। विपुल तो कर्ता हो गया, विपुल ने विपिन को पुस्तक दी, देना क्रिया हो गई, और दो कर्म हो गए, एक विपिन हो गया और एक पुस्तक हो गया। ये दो कर्म होने का जिसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। बहुत सरल है, इसको आप समझ जाएंगे, जहां दो कर्मों का प्रयोग किया जाए वहां द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और है, क्रियार्थक संज्ञा भी एक सवाल पूछता है अक्सर कि क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, क्रियार्थक संज्ञा यदि ये प्रश्न पूछे कि क्या है, तो क्रियार्थक संज्ञा जहां पर, ध्यान रखिएगा, क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयोग होने लग जाए, जहां पर क्रिया संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाए, ये मतलब प्रयोग में आ जाए। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जैसे आ जाए कि टहलना, देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, इसको आप मैं बराबर बहुत धीरे से पढ़ा रहा हूं, धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आप जब वीडियो सुने तो बहुत अच्छे से आपको तैयार रहे। मैंने बताया ना क्रियार्थक, जो क्रियार्थक संज्ञा है, जहां संज्ञा क्रिया के रूप में आ जाए, मतलब क्रिया ही वहां कर्ता का रूप धारण कर ले, अर्थात जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना तो इसे मतलब तब जो टहलते हैं लोग, मतलब वो टहलना तो क्रिया है, लेकिन यहां पर वाक्य के शुरू में आके कर्ता का रूप बन गई है, तो ये क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्रियार्थक संज्ञा, अर्थात जहां पर क्रिया क्रिया खुद संज्ञा बन गई, अर्थात कर्ता का रूप धारण कर लिया कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्रियार्थक संज्ञा भी आपकी खत्म हो गई। और अब आपको मैं, देखिए याद रख लीजिएगा, अक्सर पूछता है संयुक्त क्रिया के भेद, तो याद रखिएगा मोटा मोटा, वैसे तो उनके 11 भेद हैं, सवाल यहां से पूछ लेता है कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा 11 भेद हैं। कितने हैं,
11 भेद हैं। क्रिया उसको पूछिए कि वो संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। रमन जी वो सोनू जी का फोन आ रहा था, हमारे बात कर लीजिए किस लिए। तो मैंने आपको बताया संयुक्त क्रिया भी पूछ लेगा। संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? 11 भेद हैं। अब एक पूर्वकालिक क्रिया पढ़ा करके फिर आपकी क्रिया का टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक चीज और बता दे रहा हूं, सभी समय कितना है? ठीक है, देखिए एक और बचा है, आप उसको मैं बता दे रहा हूं जल्दी से। एक बचा है आपका प्रेरण पूर्वकालिक क्रिया। ये बहुत बार पूछता है, मैंने आपको वही चीज पढ़ाई है। देखिए अभी समय नहीं है, इसलिए मैं बहुत टॉपिक की गहराई में बहुत ज्यादा नहीं गया, जबकि बहुत समय लगता है कि टॉपिक को पढ़ाने में। बहुत गहराई से पढ़ाता तो कोई सवाल आपका नहीं छूटता, लेकिन अब समय का अभाव है क्योंकि परीक्षा बहुत सन्निकट है। 9:30 तक, 9:45 तक, ठीक है। तो अब ये हो गया, इतनी चीज हो गई। पूर्वकालिक क्रिया बहुत बार पूछता है। जैसे इसमें क्या होता है पूर्वकालिक क्रिया में, जैसे कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया करने लग जाए। जैसे कोई कर्ता एक क्रिया खत्म करके उसी समय दूसरी क्रिया करने लग जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। समझ में आया? जैसा मान लीजिए, जैसे उसने नहाकर भोजन किया, भोजन किया, ठीक है। तो उसने करता है, उसने पहले एक क्रिया क्या किया? नहाना। नहाकर एक क्रिया उसने पूरी कर ली, नहाना। फिर उसने भोजन किया, ईट, ईट भी खाना, खाना भोजन करना, ईट माने भोजन, इंग्लिश में ईट कहते हैं, हिंदी में उसे भोजन करना। अर्थात उसने एक क्रिया पूरी करके जब दूसरी क्रिया करने लग जाए उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये याद रखिए, ये बहुत बार सवाल इससे पूछा गया है और यहां से सवाल वो बहुत पूछता है कि पूर्वकालिक क्रिया, कोई सेंटेंस दे देगा, नीचे उसके ऑप्शन में पूर्वकालिक रहेगा, इसको कैसे पहचाने कि क्या है? तो याद रखिए कि उसने नहाकर भोजन किया, अर्थात एक क्रिया खत्म करने के बाद जब उसी समय वो दूसरी क्रिया को शुरुआत कर देता है, उसी को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में अपना सवाल करिएगा, जितना समय मिल सकता है उसका जवाब दिया जाएगा। क्योंकि समय अभाव है, इसलिए आप वीडियो को बार बार इसको सुन लीजिएगा, तो आपको बहुत जल्दी से, मैं केवल वही टॉपिक करा रहा हूं जहां से मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इन 2-3 दिनों के दौरान में 10 से 15 सवालों तक मैं आपका सवाल हल करवाने में एक अहम भूमिका निभा सकूं। तो मुझे बहुत, मैं अपने पढ़ाने को सार्थक महसूस करूंगा। और परीक्षा आइडिया के इस मंच पर हम अनवरत मिलेंगे, आगे भी हम बहुत काम करेंगे। मेंस की मुख्य परीक्षा के लिए भी सामान्य हिंदी का बैच मैं ही चलाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। मुख्य परीक्षा में कैसे क्या काम होता है उसकी एक लंबी, क्योंकि टाइम 14 तारीख के परीक्षा के उपरांत 1 हफ्ते के बाद हम लोग का बैच स्टार्ट हो जाएगा, जैसे भी व्यवस्था होती है। आपको फिर हम उसमें बहुत दीर्घ स्तर पर मेंस की मैं तैयारी कराऊंगा। 150 क्वेश्चन पे हिंदी पे मेरा दावा और विश्वास है, आप मेरे साथ मेहनत करें, 100 नंबर तक दिलाने की जिम्मेदारी है। हम आपको इतनी मेहनत कराएंगे कि हम अपने से ज्यादा, हम आपसे ज्यादा, या अपने से ज्यादा नहीं, हम आपसे ज्यादा मेहनत करके आपको नंबर दिलाएंगे। ठीक है, आइए, क्रिया का टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। क्रिया का टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। आज मैंने आपको क्रिया का एक टॉपिक बता दिया, मैंने आपको घोष अघोष पढ़ा दिया, मैंने आपको अल्पप्राण महाप्राण पढ़ा दिया। एक बड़ा टॉपिक ये आपका खत्म हो गया। 7-8 नंबर तक का आपकी क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, क्योंकि सवाल यहीं से आता है। उनको ये पता है कि यहीं से बच्चे गलतियां करते हैं। मैंने आपको क्रियार्थक संज्ञा बता ही दी थी। अब हम पढ़ेंगे, देखिए इसके बाद टॉपिक तो बहुत हैं, लेकिन वही टॉपिक पढ़ाया जाए जो आपको परीक्षा में बहुत जल्दी से हल होने में आपकी मदद हो सके और आप उसको हल कर सकें अच्छे से।
हाँ, एक चीज और याद करिए, शब्द रचना भी पूछती है, रूढ़ शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, छोटा सा है, इसको भी बता देता हूं क्योंकि ये यही सवाल पूछता है। और राणा जी एसी थोड़ा धीमा कर दीजिए, ज्यादा हो गया। ठीक है, 24 से, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, आपको रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, जैसे रूढ़ शब्द होगा, यौगिक शब्द होगा और योग रूढ़ शब्द होगा। वो दे देगा कि रूढ़ शब्द किसे, उसमें पूछ लेगा रूढ़ शब्द इसमें कौन है, यौगिक शब्द कौन है और योग रूढ़ शब्द कौन है। यहां सवाल पूछता है, प्रश्न कर देगा और आपको वहां से हल करना पड़ेगा उसको, ठीक है। एक सेकंड। हाँ, अब देखिए, एक जो मैंने आपसे बताया, एक रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ का मतलब होता है कि जो जिसका खंड न किया जा सके, जिसके सार्थक खंड ना हो सके। बहुत नहीं कहते बहुत रूढ़ व्यक्ति है, अर्थात उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो जहां पर किसी भी शब्द का तोड़ा ना जा सके, उसका कोई सार्थक खंड न किया जा सके, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। नहीं कहते बहुत रूढ़ है, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। यदि तोड़ेंगे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा उसका। जैसे नाक, गला, नाक, गला, कान, पीला। अब इसको तोड़ दीजिए, नाक, कान, पीला, और भी बहुत सारे शब्द हैं। अब हम इनको तोड़ दिए बीच से, तब तो कोई ना, धन, का कर कोई अर्थ नहीं निकलेगा उसका। उसी तरह कान को भी बीच से तोड़िए तो ये रूढ़ शब्द हो गया। जो टूट जाए और टूटने के सार्थक अर्थ दे दे ना दे, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? बहुत सरल है, रूढ़ हुए है, बस दिमाग में रखने की बात है। अब इसके बाद यौगिक शब्द क्या है? 3 मैंने बताया था, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द मैंने बता दिया आपको, अब यौगिक शब्द पढ़ लीजिए, ठीक है। यौगिक मतलब योग मतलब जोड़ होता है, इसलिए मैं बेसिक से शब्दों के अर्थ पे ही ज्यादा फोकस करता हूं, तो आप वहीं से अर्थ को लगाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो यौगिक शब्द, योग का मतलब होता है जोड़ होता है, ठीक है। जब 2 शब्दों के मेल से कोई शब्द बनता है, उसका सार्थक अर्थ निकले, सार्थक कोई शब्द बन जाए, जैसा 2 शब्द जुड़े आपस में और उसका कोई सार्थक शब्द बन जाए, उसी को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आग बबूला, आग बबूला, सॉरी, ये यौगिक पढ़ रहे हैं। यौगिक में मैंने बताया कि 2 शब्द जोड़ने से, जैसे ये आग बबूला, बबूला, ये शब्द आपने सुना है, 2 शब्दों के योग से बन रहा है, यौगिक हो रहा है। आग अपना एक अलग शब्द, तो बबूला, 2 शब्द, आग धन बबूला, अर्थात आग बबूला बना। अब ध्यान रखिए कि ये तो ठीक है, दोनों खंड अलग अलग, दोनों अपने सार्थक अर्थ को भी बताते हैं, दोनों का सार्थक तत्व भी होता है। प्रत्येक शब्द के 2 खंड हैं, दोनों खंड सार्थक हैं, अर्थात 2 शब्दों के योग से तो यौगिक शब्द बनेगा, लेकिन दोनों का अपना अपना सार्थक अस्तित्व है। आग का भी अपना अलग है, आग, और बबूला का भी अपना अलग से है,
तो आग और बबूला दो शब्दों के योग से, कोई भी दो शब्द में हो सकते हैं, उनके योग से जब कोई बनता है, जैसे छल छंद, छल छंद, छल छंद होता है, छल धन छंद से जुड़ के छल छंद बन गया। दो शब्द मिल रहे हैं, दोनों के योग से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है, और दोनों अपने अपने छल भी सार्थक है और छंद भी सार्थक है। यहां समझ में आ गया? जब दो शब्दों यौगिक हो गया, यौगिक मान दो जोड़, दो शब्दों के जोड़ से बने और दोनों का अपना अपना सार्थक शब्द हो, उसी को यौगिक शब्द कहते हैं। अब आप पढ़ेंगे योग रूढ़, योग रूढ़, योग रूढ़। अब आप कहेंगे कि ये शब्द यौगिक तो होते हैं, यौगिक मतलब दो शब्दों के जोड़ से तो मिलते हैं, पर अर्थ के विचार से ये दो शब्दों के दो शब्द तो मिलते हैं, इसमें दो शब्दों से जुड़ते हैं, यौगिक, योग लिखा है तो योग में दोनों का जोड़ होगा, लेकिन ये विशेष अर्थ को परिचय क्या देते हैं। इनका जो अर्थ, जो दो शब्द जुड़ेंगे उसका कोई अर्थ सामान्य अर्थ नहीं होगा, उन दो शब्दों से बने हुए जो नया शब्द आएगा वो सामान्य अर्थ नहीं देगा, वो कोई विशेष अर्थ देगा। तो वो जब विशेष अर्थ देगा उसी को योग रूढ़ कहते हैं। अर्थात कोई, मान लीजिए कोई यौगिक शब्द है, उसी ऊपर वाले से पढ़ लीजिए, वह अपना सामान्य उन यौगिक शब्द, दो शब्दों के मेल से जब यौगिक बना और उससे एक नया शब्द बना, तो वह अपना अर्थ सामान्य देकर एक विशेष अर्थ बताने लग जाए, तब वो योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे जैसे लंबोदर, लंबोदर ये शब्द है, लंब, इसको यदि हम तोड़ेंगे, दो शब्द हैं इसमें, लंब है, धन उदर, लंबा पेट, तो उस तरह देंगे तो ये लंबुदर हो जाएगा। लेकिन ये योग शब्द है क्योंकि दो शब्दों के योग से बन रहा है, तो यौगिक भी है, लेकिन लंबोदर अपने सामान्य अर्थ में नहीं दे रहा है कि लंब उदर, लंबा पेट वाला नहीं, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, तो गणेश इसके विशेष अर्थ में चले जाएंगे। बस योग रूढ़ में ध्यान रखिएगा कि उस दोनों शब्द, जब कोई यौगिक शब्द बन जाएगा दो शब्दों के मेल से, तो उससे बने हुए शब्दों के बाद जो नया शब्द का निर्माण होगा वो उसका विशेष अर्थ निकलेगा। ठीक है, एक दो उदाहरण और देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ है, अब ये दो शब्दों के मेल से बना है, नील धन कंठ, दो शब्द हैं, दो यौगिक हो गए, योग है, दो शब्दों के मेल से बना, लेकिन दोनों शब्दों के जुड़ने से जो नया शब्द बना नीलकंठ, इसका एक विशेष अर्थ है, कहता नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। तो ये विशेष अर्थ को द्योतित कर रहा है। जहां वो विशेष अर्थ को बताएगा वहां पर योग रूढ़ हो जाएगा, वहां पर वो शब्द योग रूढ़ हो। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि जो शब्द बता रहा है, जैसा नीलकंठ, महा और चक्रपाणी है, चक्र है, पाणी हाथ में लिए हुए, चक्रपाणी का अलग अर्थ होता, मतलब और विशेष अर्थ निकल रहा है। जैसा 10 आनंद, 10 धन आनंद, 10 मुख वाला, लेकिन कौन है वो? रावण है। तो अर्थात आपको समझ में आएगा कि योग, मैं आपको फिर से एक बार जल्दी से रिवीजन करा देता हूं। एक तो रूढ़ शब्द ऐसा है, रूढ़ शब्द जिसके कोई सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं, कोई तोड़ नहीं सकता, आप बीच से उसको खंडित नहीं कर सकते हैं शब्द। यौगिक शब्द ये हैं कि दो शब्दों के मेल से यौगिक शब्द बनता है। ठीक है, जब यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है और उसके दोनों शब्दों का, जो दोनों शब्द होते हैं उसके दोनों के अपने अपने अर्थ सार्थक होते हैं। जैसे आग बबूला मैंने बताया, आग का भी अपना अस्तित्व है और बबूले का भी है। ठीक है, तब दोनों के मिलने से यौगिक हो गया। लेकिन वही योग रूढ़ कौन सा होगा? जब मान लीजिए कि यौगिक भी है, अर्थात लंब धन उदर, लंब भी अपना यौगिक और उदर दोनों मिल करके लंबोदर बन गए, तो इसका विशेष अर्थ क्या निकलेगा?
लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी का। ठीक है, तो जहां पर दोनों के सहयोग से एक नए शब्द का जो निर्माण हो और वो विशेष अर्थ को द्योतित करता है, वह बताए, उसे हम योग रूढ़ कहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये सब पर्याप्त है आप भी के लिए। फिर बाकी आपकी अभी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से आप इसको देख लीजिए। आप अभी सीसेट की अच्छे से तैयारी करिए, हिंदी में इसको बार बार वीडियो को देखिएगा। मैंने आपको करीब 7, 8, 9 नंबर तक का सामान्य हिंदी बता दी है जो उसमें आती है। बाकी अभी 2 दिन और है, 2 दिन, कल तक मेरा टारगेट है कि कल तक मैं बहुत चीजें आप तक खत्म कर दूं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और कल बुधवार के बाद हम पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि कल मैं उसको खत्म कर दूं और दिक्कत ना रहे उस पर, तो मैं फिर उसको आगे बताऊं। बस मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। हम इसके बाद एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे। मैं अगला टॉपिक समास पढ़ाऊंगा, बस 2 मिनट में आ रहे। हेलो दोस्तों, मैंने सोचा एक लंबी क्लास हो गई थी तो थोड़ा सा आपको ब्रेक दे दिया जाए। आइए शुरू करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में हाल में जाते समय आत्मविश्वास की बहुत बड़ी भूमिका है। यदि हम आत्मविश्वास को बहुत मजबूत नहीं रखते हैं तो आती हुई चीजें भी आप वहां गलत कराते हैं। और आत्मविश्वास तब आता है जब आपकी तैयारी अच्छी होती है और आपने पढ़ाई की होती है। लेकिन कभी कभी तब भी डर बना रहता है कि कौन सा सवाल पूछा जाएगा। उसका नाम ही है परीक्षा, अर्थात पर माने दूसरा, इच्छा माने इच्छा, दूसरे की इच्छा। जब दूसरे की इच्छा से सवाल आ रहा है, उसको हल करना है, तो आपकी तैयारी कभी मुकम्मल नहीं हो सकती है। दूसरे के पास कितना था ज्ञान है, कितनी शक्ति है, कितना उनका पढ़ने का दायरा है, वहां से सवाल वो कैसे पूछता है, इसको लेकर के आप निश्चित नहीं हो सकते। इसलिए प्रयास ये करिए कि जितना सिलेबस है उसको पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन पेपर लगाइए पुराने आए हुए, और आत्मविश्वास में युक्त रहिए। और ये विश्वास मान के चलिए कि जो आप सिलेबस देख के पढ़ के गए हैं वो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा और आप उससे परीक्षा को हल करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए घबराइएगा नहीं, बहुत आत्मविश्वास के साथ वहां जाइएगा। शेष परसों जब क्लास आपकी हिंदी में प्रयास कर रहा हूँ जल्दी से खत्म हो जाए, तो फिर मैं कुछ आपको टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे सीसेट का पेपर आप हल करिएगा, जिससे कि मेरी उम्मीद है और मेरा विश्वास है कि आपको 2 से 4 सवाल मेरी बताए हुए विधि से आपको जरूर लाभ होगा और सीसेट के पेपर में 33 क्वेश्चन लाने में आपको बहुत अहम भूमिका निभा सकती है मेरी बताई हुई रणनीति। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं। समास को देख लेते हैं थोड़ा सा। समास से सवाल आता है, बार बार सवाल आता है, और मैं समास पे थोड़ा सा फोकस इसलिए भी करना चाहता हूं। ध्यान रखिएगा, समास के कुल 6 भेद हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ, समास का अर्थ भी जान लीजिए, कभी कभी पूछ भी सकता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का अर्थ होता है संक्षेप में या संक्षिप्त बात कह देना। ठीक है, संक्षिप्त बात या संक्षेप में कहना ही समास है। ठीक है, अब समास के 6 भेद हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो सवाल अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, कुछ नहीं कि प्रकृति बदल रही है क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन कठिन बनाता है। ठीक है, अब हमको पढ़ना है पहला अव्यय भाव समास, फिर आपको तत्पुरुष समास पढ़ना है, फिर आपको अव्यय भाव के बाद तत्पुरुष समास, फिर आपको पढ़ना है कर्मधारय समास, फिर द्विग समास, फिर द्वंद्व समास, और फिर बहुब्रीहि समास पढ़ना है। ठीक है, तो अव्यय भाव समास, प्रश्न वो दे देगा कि इसमें कौन सा समास है, कोई शब्द दे देगा, पूछेगा इसमें समास कैसे है। अब उस समास को हम कैसे पहचानें, ये कठिन तत्व हमारे सामने आता है। ठीक है ना, और इससे बचने के लिए आपको कुछ चीजें मैं बता दूं जिससे कि आपको कभी भी समास समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको नोट करा दूं, आप कर लीजिए। यदि आप उन चीजों को दिमाग में रख लेंगे, देखिए अव्यय भाव समास समझने में कठिनाई होती है,
ठीक है, वहाँ बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे लोग नहीं सवाल हल कर पाते हैं। नोट कर लीजिए, मैं नोट करा दे रहा हूँ आपको। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में बहुत समय जा रहा है और समय इतना नहीं है कि आपको बहुत चीजें मैं लिखा पाऊँ। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँच जाएँ, क्योंकि समय बहुत कम है और प्रयास मेरा यही है कि चीज़ें आप तक पहुँच जाएँ अच्छे से। ठीक है? तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अव्यय भाव समास को हम कैसे समझें? ठीक है ना? तो अव्यय भाव समास समझने के लिए कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कर लें या समझ लीजिएगा, वीडियो आप बार-बार सुनिएगा कि जैसे अब आपने सुना होगा अव्यय भाव समास का अर्थ जान लीजिए। जिस समास का पहला पद, जैसे अव्यय भाव समास है, जिस समास का पहला पद पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। पूर्व पद क्या है? पहला। दो वाक्य को देखो, पहला जैसे वाक्य में लिख दे रहा हूं, जैसे आजन्म, आजन्म एक शब्द है, इसका पूर्व पद, पहला शब्द की पूर्व पद ये है, उत्तर पद ये है। पूर्व पद आ है, उत्तर पद जन्म है। ठीक है, तो पूर्व पद क्या कहता है? अव्यय हो। ठीक, उसे हम अव्यय भाव समास कहते हैं। अब आपको कुछ चीजें मैं नोट डाउन करा दूं। हाँ, सॉरी, एक मिनट कि आधे घंटे का मुझे क्लास है, जैसे 9 तो मैं रोक दूं, अभी शुरू ही कर रहा हूँ, समास से शुरू कर रहा था। तो छोड़ देंगे आप? जैसा कहिए। ठीक है, छोड़ दीजिए, मैं क्लास कर लूँगा ना। हाँ ठीक है, वो जरूरी चीज़ है। ठीक है, ठीक कर। सॉरी दोस्तों, कुछ व्यवधान है तो इसको हम कल कर लेंगे और बाकी हम कल में समास और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कल मे भी पॉसिबल है, कल खत्म हो जाएगा आपका, और बहुत होगा तो परसों थोड़ा तक के बाद अपनी क्लास सामान्य हिंदी का मैं खत्म कर दूंगा। इसी सेट में आपको कोई बेनिफिट, बहुत बड़ा बेनिफिट इससे होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे इस वीडियो को बार बार सुन लीजिएगा, बार बार उस चीज को सुनेंगे तो आपके मानस पटल पर अंकित हो जाएगा। और यदि टाइम तो नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता, ज्यादा से ज्यादा इसको सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी, बंद कर दीजिए। हाँ भैया, आधे घंटे का है। कोई बात नहीं भैया, फिर ले लीजिए। मैं फिर बंदी का 9:30 हो ही रहा है। आप कहीं जाएंगे क्या? नहीं, मैं बैठा हूँ अभी 10 मिनट। अच्छा ठीक है, अभी आधे घंटे, ये पौने घंटे हो जाएगा। हाँ।